हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहली न्यूज़ जो है ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से आई है। ये जो मिनिस्ट्री है बच्चे, आप सभी को पता होना चाहिए कि इस मिनिस्ट्री को वर्तमान में मिस्टर नितिन गडकरी साहब संभाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस मंत्रालय के मिनिस्टर ही हैं। और इस मिनिस्ट्री के द्वारा एक घोषणा की गई है। इन्होंने कहा है कि जो पटना से पूर्णिया तक जाने वाला एक्सप्रेसवे था, इसको ऑफिशियल नाम दिया जा रहा है। तो इसका ऑफिशियल नाम या फिर कह सकते हैं कि नया नाम क्या है? राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि जो नेशनल एक्सप्रेसवे 9 है ये कहां से कहां तक है, तो आपको याद रखना है कि पटना से पूर्णिया तक है। ठीक है, ये दोनों ही जगह बच्चे बिहार में ही है ना। पटना भी आपका बिहार में है, पूर्णिया भी आपका बिहार में है। और इस तरीके से यह बिहार का पहला पूर्णतः राज्य आंतरिक राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे बन गया है। ठीक है, आंतरिक का मतलब क्या है कि किसी और स्टेट में नहीं जा रहा है, ये बिहार से ही स्टार्ट होता है और बिहार में ही खत्म होता है। ठीक है, तो याद रखना है हमें कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का नया नाम क्या हो गया है? राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 हो गया है। अब बच्चे मैं आपको एक पूरी लिस्ट बताती हूँ। वैसे अगर आप अभी वर्तमान में हम देखते हैं अगर, तो शायद पूरे देश भर में 44 लगभग जो है एक्सप्रेसवे हैं, लेकिन वो सारे के सारे जो 44 एक्सप्रेसवे हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ ऐसे हैं कि जो बन करके तैयार है लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ है ना। तो अलग अलग तरीके से जो है आपके एक्सप्रेसवे हैं और उनमें से जो है आपके बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको अभी 2025 में ही स्टार्ट होना है। ठीक है, तो वो जो आपके एक्सप्रेसवे हैं उनको जब वो पूरे बन करके तैयार हो जाते हैं तो उनको जो है आपका मिनिस्ट्री के द्वारा ऑफिशियली इस तरीके से नेशनल एक्सप्रेसवे का टैग दिया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में बच्चे कुछ एक्सप्रेसवे मैं आपको बता रही हूँ जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहले नेशनल एक्सप्रेसवे 2 की बात करते हैं क्योंकि इसका दूसरा नाम भी है। ठीक है, तो इसके बारे में एक तो हमें ये याद रखना है कि द ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, इसी को नेशनल एक्सप्रेसवे 2 कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? नेशनल एक्सप्रेसवे 2 कहा जाता है। ये 135 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन वाला वाइड एक्सप्रेसवे है और ये दिल्ली के चारों ओर है। ठीक है, इन सर्कलिंग दिल्ली के चारों ओर है। ये कनेक्ट करता है सोनीपत टू पालवाल। ठीक है, पासिंग थ्रू की एरियाज जैसे कि बागपत है, गाजियाबाद है, आपका ग्रेटर नोएडा है उत्तर प्रदेश में, फरीदाबाद है हरियाणा में। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका एनसीआर वाला क्षेत्र है उसको जो है आपका कनेक्ट करने के लिए दिल्ली के बाहर है ना, दिल्ली जो रिंग रोड परियोजना है बच्चे उसका एक हिस्सा भी यही है। ठीक है, तो याद रखना कि नेशनल एक्सप्रेसवे 2 जो है आपका, इसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। ठीक है, अब बाकी के एक्सप्रेसवे मैं आपको बताती हूँ क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो तैयार हैं, कुछ ऐसे हैं जो तैयार नहीं है। सबसे पहले नेशनल एक्सप्रेसवे NE1 की बात करते हैं तो ये आपका अहमदाबाद से वडोदरा तक है। ठीक है, अहमदाबाद से वडोदरा तक है। ये आपका 2004 में स्टार्ट हो चुका है, ओपन हो चुका है। दूसरा आपका नेशनल एक्सप्रेसवे 3 की बात करते हैं, दिल्ली से मेरठ तक का है। ठीक है, ये आपका 2021 में ओपन हो चुका है। उसके बाद में नेशनल एक्सप्रेसवे 4 की बात करते हैं तो दिल्ली से लेकर के मुंबई तक है। ठीक है, और ये बचे आपका अभी 2025 में ये स्टार्ट होगा। ठीक है, 2025 में ऐसा कहा जा रहा है कि इसका उद्घाटन हो जाएगा, इसका मतलब ये आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद में बचे आपका नेशनल एक्सप्रेसवे 5 जो है ना, ये दिल्ली से लेकर के कटरा तक है। ठीक है, कहां से कहां तक? दिल्ली से लेकर के कटरा तक। ठीक है, और ये भी आपका इसी साल लास्ट में दिसंबर महीने में ओपन होने की संभावना है। उसके बाद में नेशनल एक्सप्रेसवे 6 की अगर हम बात करें, ये बचे आपका कानपुर से लखनऊ तक है। ठीक है, कानपुर को लखनऊ से जोड़ने के लिए बनाया गया है, इंटर स्टेट है ये भी, मतलब ये स्टेट में है आपका। 2025 में जो है आपका अभी जुलाई के महीने में आपका ओपन हुआ है। उसके बाद में नेशनल एक्सप्रेसवे 7 की अगर हम बात करें, बेंगलुरु से लेकर के चेन्नई तक है। ठीक है, और ये आपका 2026 तक पूरा बन करके तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी ये आपका पार्शियली ओपन है, इसका एक हिस्सा है जो कि ओपन है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका नेशनल एक्सप्रेसवे 8 है, ये आपका अहमदाबाद से लेकर के ढोलेरा तक है। ठीक है, और ये भी बचे आपका 2025 में ओपन होने की पूरी तरीके से संभावना है। तो इनमें से जो लगभग आपको एक्सप्रेसवे देखने को मिलेंगे, इनमें से अधिकतर देखिए बच्चे आप 4 लेन 6 लेन 4 लेन 6 लेन सारे के सारे, मतलब अधिकतर यही है 6 लेन वाले 4 लेन वाले। जो नेशनल एक्सप्रेसवे है आपका 2 वाला है वो भी आपका 6 लेन का है। लेकिन एक नेशनल एक्सप्रेसवे हमें ऐसा मिलता है जो कि 14 लेन वाला है। ठीक है, 14 लेन वाला है, 14 लेन वाला है। यह आपका दिल्ली से मेरठ तक नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 3। ठीक है, तो इसकी विशेषता है तो इसका नाम थोड़ा सा याद रखना। नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 3 जो है दिल्ली से लेकर के मेरठ तक है, इसमें 14 लेन्स है।
ठीक है, कितनी है? 14 लेन्स है। और अभी जो रिसेंट हमने पढ़ा पटना से लेकर के पूर्णिया तक, ये नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 9 है। ठीक है, तो 9 से पहले 8 तक जो जो है, जहां जहां है, मैंने आपको सबका नाम बता दिया है। इनका थोड़ा सा ख्याल करना बच्चे, क्योंकि ये एनएच से अलग है ना, ये एक्सप्रेसवे है। नेशनल हाईवेज आपका अलग होता है, नेशनल एक्सप्रेसवे आपका अलग होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनको याद रखना है कि इतने जो है अभी हमारे पास में टोटल ऑफिशियल क्या है, एक्सप्रेसवे है। ठीक है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी ने सक्रिय रेलवे पटरियों के बीच में भारत का पहला 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम चालू कर दिया है। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये रेलवे ट्रैक है, और रेलवे ट्रैक पे आपको बीच में क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए सोलर पैनल है, ये आपके सोलर पैनल है, ये सोलर पैनल है। आपको पता है कि रेलवे पटरियों के बीच में जो है आपका गैप होता है, उस गैप का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। और किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया है? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। इन्होंने क्या किया है, 70 मीटर लंबा एक सोलर जो है पैनल लगाया, इन्होंने सिस्टम लगाया है, और ये आपका रिमूवेबल है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि किसने किया है, कहाँ पे किया गया है और क्या किया गया है। ठीक है, याद रखना बच्चे, पहला इस तरीके का सोलर रिमूवेबल पैनल जो है इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। अगली न्यूज बच्चे साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। ओपन एआई को आप लोग अभी तक जान चुके होंगे ना, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप लोगों ने कर लिया होगा, किसी न किसी प्रकार का क्वेश्चन इससे आप लोगों ने पूछा होगा, है ना। तो चैट जीपीटी को जिस कंपनी ने बनाया है, इसका नाम है ओपन एआई। ओपन एआई ने क्या किया है, भारत में चैट जीपीटी गो, ठीक है, चैट जीपीटी गो नाम का एक नया किफायती सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है। इसकी कीमत कितनी है? 399 प्रति माह। ठीक है, 399 जो है आपका ये पर मंथ इसका प्राइस रखा गया है। और ये बेसिकली क्या है बच्चे, ये एक तो सबसे मेन बात इसका ये है कि जो चैट जीपीटी गो है, ये सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए है। ठीक है, बाकी लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ आपका इंडियन मार्केट के लिए है। और इसका उद्देश्य ये है कि भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए एआई टूल्स को और अधिक किफायती बनाना। ठीक है, तो लोगों के लिए जो है आपका थोड़ा सा इसका पेनिट्रेशन हो सके, क्योंकि जो पैसे वाले हैं या फिर जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है कंपनी बेस पे जो है, वो तो लेंगे ही जो आपका चैट जीपीटी है ना। लेकिन जो मिडिल क्लास यहाँ पे है ना, जो इतना पे नहीं कर सकते हैं जितना एक्चुअल में उसका प्राइस है, तो उसको किफायती दाम पे देने के लिए चैट जीपीटी गो नाम से एक नाम नया जो है आपका एक चैट जीपीटी का नया वर्जन कह सकते हैं, इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और ये सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए आपका है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, चैट जीपीटी गो। अगली न्यूज बच्चे इंटरनेशनल है। अभी अगस्त 2025 में दुबई ने वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखना इसका, वन फ्री जोन पासपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द आया है फ्री जोन, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये पढ़ते हैं कि ये किस चीज के लिए है। तो यह इनिशिएटिव कंपनियों को दुबई के विभिन्न फ्री जोन क्षेत्रों में एक ही लाइसेंस के तहत संचालन करने की सुविधा प्रदान करती है। इससे व्यापार और निवेश आसान हो जाता है। ठीक है, तो दुबई में जो है कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि आपके फ्री जोन है। अब ये जो शब्द है फ्री जोन, ये बच्चे क्या होता है, ये सिर्फ दुबई में नहीं है, ये आपको कहीं पे भी दुनिया के अलग अलग शहरों में देखने को मिलेगा। तो व्हाट इज द फ्री जोन? फ्री जोन क्या होता है? एक विशेष प्रकार का क्षेत्र है जहां पे विदेशी निवेशकों को 100% स्वामित्व और टैक्स में छूट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसका मुख्य लक्ष्य विदेशी निवेश को आकर्षित करके व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है ना। तो बेसिकली अगर कोई दूसरे देश की कंपनी है, तो अगर बच्चे किसी दूसरे देश में एस्टेब्लिश होती है ना, अगर उसे वहां पे एस्टेब्लिश किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, गवर्नमेंट के परमिशन के साथ में बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ते हैं। ठीक है, ओनरशिप का कुछ % जो है उस गवर्नमेंट को हमें देना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा एरिया बनाया जाता है इकोनॉमिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा किफायती होता है। देखिए, ताकि ट्रेड बढ़े, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे बढ़े, जो विदेशी निवेशक हैं उनको वहां पे जो है आकर्षित करने के लिए इस तरीके से फ्री जोन जो है आपके क्रिएट किए जाते हैं, जिनके भीतर एक तो वहां पे अगर विदेशी कंपनी लगेगी तो कंपनी का जो स्वामित्व होगा, ओनरशिप होगा, वो 100% उसी कंपनी के पास में होगा। ठीक है, जहां पे जिस देश में वो लग रहा है उस देश से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपका वहां पे जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस में कई बार जो है आपका 100% तक छूट दी जाती है। और वो इसलिए दिया जाता है ताकि जो विदेशी निवेशक हैं, विदेशी कंपनियां हैं, वो वहां पे आकर्षित हो। क्योंकि बच्चे अगर सस्ती जगह मिलेगी तो कौन नहीं चाहेगा ऐसी जगह में निवेश करना, है ना। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके से फ्री जोन क्रिएट किए जाते हैं। तो अभी क्या किया है दुबई ने, एक वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया है, ताकि इस तरीके की फ्री जोन में ये कंपनियां क्या कर सके, बस एक ही लाइसेंस के अंदर जो है आपका बहुत सारे काम कर सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, वन फ्री जोन पासपोर्ट जो है लॉन्च किया गया है दुबई के द्वारा। अगली न्यूज बच्चे अगेन साइंस एंड टेक से रिलेटेड ही है। ट्विटर के जो पूर्व सीईओ हैं पराग अग्रवाल, काफी ज्यादा इनका जो है नाम एक बार
आया भी था, लेकिन चलिए अभी आपको याद रखना है, ये ट्विटर के पूर्व सीईओ रह चुके हैं पराग अग्रवाल। इन्होंने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है। नया स्टार्टअप क्या है बच्चे आपका? पैरेलल वेब सिस्टम। पैरेलल वेब सिस्टम लॉन्च किया है जो कि पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर केंद्रित है। अब पैरेलल वेब सिस्टम एआई से चलने वाला एक सिस्टम है, लेकिन इससे किया क्या जाना है, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो यह स्टार्टअप एआई एजेंट यानी कि एआई प्रोग्राम्स के लिए एक ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है जो उन्हें वेब पर अधिक कुशलता और सटीकता के साथ में काम करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये बच्चे बेसिकली क्या है, ये चैटबॉट नहीं है, आपके सवालों का जवाब नहीं देगा ये, है ना, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। क्योंकि एआई को आप लोग अगर आज के दौर में देखेंगे तो सिर्फ वो चैटबॉट तक सीमित नहीं है, है ना। एआई अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजों से अलग अलग माध्यमों से इनबिल्ट किया जा रहा है, और वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एआई से चल रही हैं। तो एआई के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जो है आपका इन्होंने ये स्टार्टअप लॉन्च किया है, पैरेलल वेब सिस्टम इसका नाम है। आपको पूछा जाएगा किसका ये नया स्टार्टअप है, तो ये पराग अग्रवाल का नया स्टार्टअप है। ठीक है, याद रखना बच्चे इसका। अगला बच्चे स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है। अहमदाबाद स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सहायक निदेशक भाविना पटेल ने पैरा टेबल टेनिस में महिला एकल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनकर के इतिहास रच दिया है। ठीक है, अब बच्चे इनका नाम इंपॉर्टेंट है और दूसरा जो है इनका खेल इंपॉर्टेंट है। भाविना पटेल इनका नाम है। क्या खेलती है ये पैरा टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, और इनके नाम पे जो अभी अचीवमेंट आई है वो है विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी। ठीक है, तो पहली बार किसी भारतीय को ये जो टाइटल है विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी, कौन से खेल में, ये है आपका व्हीलचेयर वर्ग। ठीक है, पैरा टेबल टेनिस। ठीक है, तो इन्होंने बच्चे इतिहास रच दिया है। भाविना पटेल ने ITTF विश्व पैरा एलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण और विश्व पैरा फ्यूचर चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ठीक है, तो इन सारे जीत के बाद में जो है इनको नंबर 1 का जो स्टेटस है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखना चाहिए। अगली न्यूज भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगली न्यूज जो है, वैसे इसे कंक्लूजन के बाद में ही मैं आपको पढ़ा थी, लेकिन पहली बार हो रहा है तो इसे थोड़ा सा देख लेंगे। 21 से लेकर के 23 अगस्त 2025 तक पहली बार भारत में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल इसका आयोजन किया गया है। खेलो इंडिया की फ्रेंचाइजी में बच्चे बहुत सारे इवेंट आते हैं। आप लोगों ने बहुत बार करंट अफेयर में, बहुत बार स्टैटिक जीके में ये चीज पढ़ी भी है। खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, है ना। अभी खेलो इंडिया में खेलो इंडिया बीच गेम्स, और अभी जो है खेलो इंडिया की इस फ्रेंचाइजी में एक और इवेंट शामिल हो गया है, ये है वाटर स्पोर्ट। ठीक है, पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, और ये आयोजन जो है आपका जम्मू कश्मीर में जो डल लेक है, डल झील है श्रीनगर में, उसके अंदर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके लिए हिमालयन किंगफिशर एक बर्ड होता है, हिमालयन किंगफिशर को जो है मैस्कट चुना गया है। 21 से लेकर के 23 अगस्त तक ये आपके होंगे। इसमें जो है 3 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल है, और इसमें जो मेजर वाटर स्पोर्ट है उसमें आपका कायाकिंग है, उसमें आपका कैनोइंग है, ठीक है, रोइंग है, वाटर स्कीइंग है, आपका शिकारा रेस है, आपका ड्रैगन बोट रेस है। ठीक है, तो इनमें से जो मेन खेल है बच्चे वो तो यही है, कायाकिंग और कैनोइंग और रोइंग, है ना। ये जो है आपके मेन खेल है जिसमें कि बहुत सारे एथलीट जो है हिस्सा लेंगे, लेकिन बाकी जो है आपका इनका एक तरीके से डेमो भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, ड्रैगन बोट हो गया, वाटर स्कीइंग हो गया, शिकारा रेस हो गया। ठीक है, तो ये बच्चे थोड़ा सा ख्याल रखना कि पहली बार वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल जो है इसका आयोजन भारत के अंदर किया गया है। 2025 अगस्त में इसका आयोजन किया गया है। जब ये अभी कंक्लूड हो जाएगा 3 दिन के बाद में, हम देखेंगे कौन इसमें सबसे ज्यादा मेडल के साथ में आया है। सर्विसेज की टीम यहाँ पे हिस्सा नहीं ले रही है, अलग अलग स्टेट से जो है जो एथलीट है वही इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, और खेल इसमें जो मेन खेल है आपका कायाकिंग है, कैनोइंग है और आपका रोइंग है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर के अंदर जो डल झील है उसमें आपके वाटर स्पोर्ट का आयोजन किया गया है। अगली न्यूज बच्चे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। भारतीय मूल की कृषांगी मिश्रा, इनको 21 साल की उम्र में इंग्लैंड के वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनकर के भारत का नाम इन्होंने रोशन किया है। ठीक है, सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर ये बन गई है। नाम इनका कृषांगी मिश्रा, भारतीय मूल की है। और कहाँ पे बनी है बच्चे, ये आपका इंग्लैंड और वेल्स में। ठीक है, अगली न्यूज इंटरनेशनल है। अगस्त 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में शिखर सम्मेलन अलास्का के एंकरीज में आयोजित हुआ था।
यह बैठक 15 अगस्त 2025 को हुई थी, जिसमें दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन युद्ध और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि जो शिखर सम्मेलन है, या तो इसे नाम से पूछा जाएगा, ठीक है, अलास्का शिखर सम्मेलन किस किस कंट्री के बीच में हुआ है, या फिर कौन कौन से नेताओं के द्वारा यहाँ पर शिरकत की गई है। ठीक है, ये बच्चे आपको थोड़ा याद रखना है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध है उसी को जो है आपका, उसी विषय पे दोनों के बीच में आपका शिखर सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे? अलास्का में, अलास्का का एंकरेज, यहाँ पे जो है दोनों नेताओं ने इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, चलिए, तो आज की जो खबरें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज यही है, लेकिन अभी जो है आपका ये डेवलप और हो गया ना, इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन इसमें जीता है। अभी ये स्टार्ट हुआ है खेलो इंडिया विंटर गेम। ठीक है, उसके अलावा जो साइंस एंड टेक की दोनों न्यूज मैंने आपको बताई है, चैट जीपीटी वाला, ओपन एआई वाला, वो भी याद रखना आप। ठीक है, और जो पराग अग्रवाल ने नया स्टार्टअप लॉन्च किया है पैरेलल वेब सिस्टम, इसे भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की जो सेशन है उसे हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, पिछले बच्चे जो आपकी छूटी हुई खबरें हैं वो भी एक दो करके जो है मैं इंक्लूड कर रही हूँ इन सेशन में, ताकि वो भी जो है आपका कवर हो जाए। चलिए, फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।